और ध्यान में रखिएगा कि इन तीनों ही प्रश्नों का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है। आप कहेंगे 3 प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है पान सड़ा क्यों, दूसरा प्रश्न है रोटी जली क्यों, और तीसरा प्रश्न है पढ़ाई भूली क्यों। अब स्मार्ट रिवीजन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम बुक लेके बैठ गए, चैप्टर खोल के बैठ गए, अब मन में आ रहा है अच्छा घोघो रानी कल उसके साथ घूम रही थी, हमको आज कॉल नहीं की, और ये त्याग लाना होगा अगर आप ग्रुप डी में सफल होना चाहते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने से बहुत सारे मित्रों का लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहता है, कॉल करके पूछते हैं कि गुरुजी हमारा तो 50 से 55 के बीच में नंबर आ रहा है, 45 से 50 के बीच में नंबर आ रहा है, नंबर हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें। बहुत सारे मित्र इस समस्या से परेशान हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से आज के इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, बशर्ते कि आपको कुछ मेहनत करना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी मेहनत क्या करना होगा? भाई मेरे, पहले आप हमको ये बताओ कि आपका जो ये नंबर कम आ रहा है, क्या आप 3 साल से लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए समर्पित होकर के पढ़ाई कर रहे हो? आप कहेंगे सर बीच में हमने छोड़ भी दिया था, बीच में हम कहीं और चले गए थे, अब फिर आए हैं तो अब तो हम कंटिन्यू हैं और अब हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो अब हम क्या करें? भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि कोई भी किसान जो होता है वो अगर अपने खेत में अच्छा बीज बोए और जो बीज है उसको ग्रो और डेवलप होने के लिए उन्नत किस्म का फर्टिलाइज़र, उर्वरक, खाद उसमें डाले, टाइम टू टाइम उसका सिंचाई करे और फसल उसका अच्छा ना हो, तो किसान ने जो इतना मेहनत करा था, क्या उसका मेहनत सफल माना जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और मेरे मित्र, आप सबों का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बस उसी फेल्योर किसान की तरह है। भले ही आपने ग्रुप डी का जब फॉर्म आया था उस वक्त आपने बड़े बड़े टीचर से पढ़ा, मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, तो आपका क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का? आपने 3 साल से जो ये रट लगा के बैठे हो कि हम ग्रुप डी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इस टीचर से पढ़ लिए, हम उस टीचर से पढ़ लिए, हमको ये ज्ञान मिल गया, और आप सक्सेस ही नहीं हो पाए, तो फिर क्या फ़ायदा रहा आपके उस टीचर का? क्या फ़ायदा रहा 3 साल से रट लगाने का कि आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो? मेरे मित्र, अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा समय बचा हुआ है, क्योंकि आप सभी बच्चे नहीं हैं, आप सबों का ब्रेन मैच्योर है और आप सभी पूरी तरह से परिपक्व हैं चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है अभी भी आपको इस लास्ट टाइम में भी एक सही डायरेक्शन में जाने की और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने की। आप कहेंगे सर मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, रोज़ हम मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट भी लगा रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, अब फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें हमारा क्या गलती है? भाई मेरे, आप जो मेहनत कर रहे हो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। आप अपना कंफर्ट जोन खोज रहे हो जहां पे आप आराम महसूस करो, और फिर आप ये सोच रहे हो कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा। ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आप सबों ने बहुत बार सुना होगा आराम हराम है, और किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको त्याग की ज़रूरत होती है, समर्पण की ज़रूरत होती है। समर्पण का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरे दिन मैथ का बुक लेके बैठे रहेंगे और मैथ में आपने समर्पण दिखा दिया और मैथ में आपका नंबर आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तब आप कहेंगे सर करना क्या होगा? तो मेरे मित्र, आपको ज़रूरत है एक कठोर निर्णय लेने की, एक हार्ड डिसीजन लेने की, और यही हार्ड डिसीजन आपको आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। और अगर आप अभी भी इस बचे हुए समय में हार्ड डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर आप सफलता से कोसों दूर हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी चलो ये सब ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये बताओ हमको करना क्या होगा? मेरे मित्र, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप 50 दिन भी करते हैं तो यकीन मानो आपके अंदर 100% इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो आप वीडियो के नीचे अपना जो भी राय होगा उसको लिख करके चले जाना। आप कहेंगे करना क्या है? तो मेरे मित्र, जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी आप मॉर्निंग में जगते हैं, जगने के बाद आप क्या करते हैं पढ़ाई के सिलसिले में? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सुबह सुबह तो अगर हम कोई भी चीज़ याद करेंगे तो वो हमारे मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। भाई मेरे, आप ज़रा सा हमको ये बताओ कि 2 + 2 4 होता है, इस चीज़ को आपने क्या सुबह में याद करा था, या फिर आपने अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे सुबह में याद करा था, कि जो आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठा हुआ रहता है? आप कहेंगे सर ये तो हम सीख गए, समझ गए। भाई मेरे,
जो इंसानी ब्रेन होता है ना, उसमें अगर कोई चीज़ एक बार बैठ जाती है ना, तो वो लगातार बैठी हुई रहती है। और ये 2 + 2 4 होता है, ये आपको हमेशा इसलिए याद है क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हो, प्रतिदिन आपसे रूबरू हो रहे हो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, चाहे वो आपका कोई डोमेस्टिक यूज़ हो, चाहे उसका कोई घरेलू उपयोग हो, या फिर आप मार्केट में जा रहे हो, या फिर कहीं भी हो। आप रोटी भी खा रहे हो, 2 रोटी पहले खाया, 2 रोटी बाद में खाया, 4 रोटी हो गया। ये तो एक प्रैक्टिकली है जिसका आप डे टू डे यूज़ कर रहे हो, इसीलिए 2 + 2 4 होता है, आपके माइंड में बैठा हुआ है। लेकिन और चीज़ आपके माइंड में नहीं बैठा हुआ है। कारण क्या है कि आप उसका प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? अब मैथ का सवाल का हम कहाँ पे खाने में यूज़ करेंगे, साइंस के क्वेश्चन को हम कहाँ पे सोने में यूज़ करेंगे? भाई मेरे, मैं यूज़ करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको अपने माइंड में उस चीज़ को हमेशा दोहराते रहने के लिए बोल रहा हूँ जो चीज़ आपका जीवन बनाएगा। और आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सुबह पढ़ने से आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि मैंने भी कई बार सुबह उठ करके पढ़ा है, क्योंकि जब तक आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश नहीं होगा, जब तक आपके माइंड में कोई ऐसा मतलब कह सकते हो कि अजीब सा चीज़ नहीं होगा, तब तक आप फ्रेश ही नहीं हो सकते हो। जैसे सुबह सुबह आपको जगने का मन नहीं है, आपके फेस पे कोई 1 गिलास पानी डालते, तो आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई सर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यही गुस्सा आपका नींद तोड़ देता है। आप कहेंगे सर इसका हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना है? मेरे मित्र, इसका पढ़ाई से लेना देना इसीलिए है, और इसलिए मैंने आपको पूछा कि मॉर्निंग में जगने के बाद आप पढ़ाई के सिलसिले में सबसे पहले क्या करते हो। तो अमूमन लगभग सारे बच्चे का यही रिप्लाई होगा और यही सोच रहे होंगे सर हम तो कुछ ना कुछ याद करते हैं। भाई मेरे, याद करना छोड़ दो, याद करना छोड़ दो, क्योंकि इतना दिन आप याद कर लिए, इससे आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो अब 50 दिन और आप याद कर लेंगे, इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जरूरी क्या है? तो सुबह सुबह आपके माइंड में अजीब सा फील होने की। अब अजीब सा फील कैसे होगा? पढ़ाई में तो कोई अजीब सा चीज़ नहीं होता है, होता है। जब आपसे कोई सवाल नहीं बनेगा तो पढ़ाई से मन उचट जाएगा। और मेरे मित्र, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप मॉर्निंग फ्रेश होने के बाद ग्रुप डी एग्जाम के लिए 100 मार्क का एक टेस्ट पेपर लगाओ सर। सुबह सुबह आप जगने के बाद जैसे ही फ्रेश होते हो, आप क्या करो, पहले आप ग्रुप डी के लिए टेस्ट लगाओ। सभी के पास प्रैक्टिस सेट मौजूद होगा, सभी कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट ले रखे होंगे। आप सुबह जगिए और पहला काम यही कीजिए कि हमको एक टेस्ट देना है। आप कहेंगे टेस्ट देंगे तो क्या होगा? उल्टे हमारा मूड खराब हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमारा नंबर कम आएगा। जो भर दिन पढ़ रहे थे वो भर दिन नहीं पढ़ेंगे। सर आप तो बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं। मेरे मित्र, आप इसको गलत तरीके में सोच रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप जब सुबह उठ करके टेस्ट लगाएंगे तो यहां पे आपको अपनी कमजोरी मालूम चलेगी। क्या कमजोरी होगा? तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो कमजोरी आपको मालूम चलेगा। अब आप कहेंगे सर कमजोरी तो ये कभी भी टेस्ट लगाएंगे तो मालूम चल सकता है। कभी भी टेस्ट लगाएंगे तो मालूम चल सकता है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन जब आपको कमजोरी मालूम चलेगा तब तक आपका आधा समय जो दिन का होता है वो बीत गया होगा, और आप soचेंगे कि इसको हम लोग रात में कर लेंगे, इसको हम लोग सुबह में कर लेंगे, इसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और यही तो आप 3 साल से करते आ रहे हैं। और अगर आप 50 दिन भी यही करते हैं तो फिर सफलता से आप कोसों दूर ऐसे भी हैं, और आगे भी रहने की गुंजाइश आपका प्रबल हो जाएगा। तो सुबह सुबह जो आपको कमजोरी मालूम चलेगा, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो आपके माइंड में उसी समय क्या होगा, एक झंझनाहट सी होगी कि अच्छा हमारा ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। आप क्या करेंगे? तो जो क्वेश्चन, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी पोर्शन हो आपका, जो क्वेश्चन नहीं बना आपसे, उस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो जिस किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, आप उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उस सब्जेक्ट में जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन होगा, आप उस चैप्टर को खोलेंगे। और उस चैप्टर को खोलने के बाद अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है तो आप देख लेंगे कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। और अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहा है तो आप एक बार बैठ करके उस पूरे टाइप को कर लेंगे, आपका रिवीजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगले दिन से उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 100% बनाओगे।
और दूसरा, अगर कोई आपका साइंस से क्वेश्चन फंस रहा है, जीके जीएस से क्वेश्चन फंस रहा है, तो वो भी किसी न किसी टॉपिक से होगा, किसी न किसी चैप्टर से होगा। और अगर आपको किसी एक ही प्रॉपर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें आप बार बार फंस रहे हैं, तो आप अगर उस सब्जेक्ट के चैप्टर के टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिस दिन आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसी दिन अगर आप उसका सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो 50 दिन में आप इतना प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे कि आप जब अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आप जो टेस्ट में स्कोर कर रहे थे उससे आप 100% बेहतर स्कोर करके आएंगे। बस आपको करना क्या होगा, तो आपको करना होगा मॉर्निंग में जग करके सबसे पहले टेस्ट लगाना होगा, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी कमजोरी क्या है, क्या हो जाएगा इससे। तो आपको पूरे दिन क्या करना है ये चीज मालूम चल जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक में हम फंस रहे हैं, कहां पे हमको कितना मेहनत करना है। इससे क्या होगा, तो इससे आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, एक चीज आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बिना रिवीजन के पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होता है। और इस तीनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, और ये 3 क्वेश्चन क्या है कि पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पढ़ाई भूली क्यों। तो आंसर आपको मिलेगा उल्टा नहीं गया। जी हाँ सर, अगर पान को उल्टा नहीं जाए तो सड़ जाएगा, रोटी को भी उल्टा नहीं जाए तो जल जाएगा, और पढ़ाई को अगर चपेट के रख दिया जाए, उल्टा नहीं जाए, तो आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है सर, आपको सबसे पहले टेस्ट लगाना है, कमजोरी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर का आप रिवीजन कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, अगले दिन से उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसका जवाब 100% देंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो प्रॉब्लम फंसेगा इसको सॉल्व करने के लिए हम टीचर कहाँ से लाएंगे। तो मेरे मित्र, YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, उन सभी का आप उसको फॉलो कर सकते हो। या आप जहाँ कहीं भी ऑफलाइन पढ़ते हो, जहाँ कहीं भी आप ऑफलाइन टेस्ट लगाते हो, या आपके आसपास में जो भी आपसे सीनियर है जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उससे मदद लेकर के सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हर एक के पास बुक अवेलेबल होगा और बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, नहीं तो फिर यूट्यूब और गूगल तो जिंदाबाद ही, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप इस तरह से 50 दिन ऐसा करते हैं तो 91वां दिन आप इसी वीडियो पे आकर के कमेंट करोगे कि सर अब हमारा टेस्ट में नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगा। मेरे मित्र, टेस्ट में नंबर इंक्रीज इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक दिन जब आप टेस्ट लगाते हो तो उसमें आपको अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपका रिविजन नहीं हुआ रहता है। और आप टेस्ट कब लगाते हो, जब आप कंफर्ट जोन में होते हो। और जब आप टेस्ट लगाते हो तो आप उसका सही से एनालिसिस नहीं कर पाते हो, जो डाउट क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, और ये परेशानी आप कल पे टाल देते हो, परसों पे टाल देते हो, और ऐसा करते करते आपका दिन बीतते चला जाता है और आप कहते हो सर टेस्ट में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप इस तरीका को मात्र 50 दिन करते हैं, आप 20 दिन करके देखो ना सर, आपको 21वां दिन ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और कितना मेहनत कर रहे हो। आप कहेंगे चलो सर ये तो हो गया, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि गुरुजी ओवरऑल नंबर कैसे बढ़ाया जाए। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ और मेहनत करना होगा, और वो मेहनत क्या है, तो सर वो मेहनत है स्मार्ट रिवीजन की। ये जो आप क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं ये तो आपका प्रॉब्लम फंसा हुआ रिवीजन है। अब ज़रूरत क्या है, तो अब ज़रूरत है आपको स्मार्ट रिवीजन की। क्या जरूरत है, स्मार्ट रिवीजन की। आप कहेंगे ये स्मार्ट रिवीजन कैसे होगा, तो मेरे मित्र आप सभी सबसे पहले क्या करेंगे, आज ही इसी टाइम से जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, इसके जो भी पोर्शन आपके ग्रुप डी एग्जाम में आ रहे हैं उसका एक टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे सर, टेबल बना लेंगे। और ये टेस्ट लगाने के बाद आपके पास जो भी समय बचेगा आप क्या करेंगे, उसको बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन चारों सब्जेक्ट के लिए। और आपको अभी से टारगेट लेना है कि हमको एक दिन में मैथ का ये चैप्टर कर लेना है, साइंस का ये चैप्टर कर लेना है, रीजनिंग का ये चैप्टर कर लेना है, जीके जीएस का ये चैप्टर पढ़ लेना है। आप कहेंगे सर ऐसा संभव है क्या, एक स्टूडेंट होने के नाते क्या आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ सर, हम कर सकते हैं।
आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं? सर दोनों आदमी समान हैं, बस फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है सर मेंटल पावर की। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आप हम लोगों को कमज़ोर मेंटल वाला समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, बस आप लोग स्कैन करने का तरीका नहीं अपना रहे हैं। आप लोगों में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कंसंट्रेशन की। बस फ़र्क यही है कि जितना आप कंसंट्रेट करेंगे उसका हम 10 गुना कंसंट्रेट करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? तो मेरे मित्र, जब आप पढ़ाई लेकर के बैठेंगे, बुक लेकर के बैठेंगे, तो जैसे ही आप मैथ का कोई भी चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर खोलने से पहले आप ये सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा इस चैप्टर का तो सवाल हमसे नहीं बनेगा, पहले भी नहीं बना था, आज भी नहीं बनेगा। यही डर आपको उस चैप्टर को बंद करने पे मजबूर कर देगा और आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम बैठेंगे उसी चैप्टर को लेकर के, तो हम क्या करेंगे? पहले उसके जो भी कंटेंट हैं, जो भी उसका थ्योरी है, उसको एक नज़र देखेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि मैच्योर आप सभी हैं, पढ़ा हुआ आप सबों को है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक रिवीजन की। रिवीजन कैसे हो? पहले जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है उसको हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे। और अगर आपको एक बार कोई चीज़ पढ़ा हुआ है और उस चीज़ को आप दोबारा देख भी लेंगे ना, तो आपका माइंड अपने आप क्लिक करना शुरू कर देगा कि अच्छा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। आपने उसके थ्योरी को देखा, अब आ गए उसके सवाल पे। अब जैसे ही सवाल पे आएंगे तो आप में से बहुत सारे मित्र सोचेंगे कि गुरुजी एक चैप्टर में तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसको करने में तो हमारा पूरा दिन लग जाएगा। यही तो दिक्कत है सर, हम ये नहीं करते। हम सिर्फ सवाल पढ़ते और हमारा माइंड क्या देता कि ये सवाल हमसे बन जाएगा और हम उसको सॉल्व नहीं करते। फिर अगला सवाल पढ़ते और हमारा माइंड कहता ये सवाल नहीं बनेगा, हम उसको सॉल्व करते। तो आप सभी भी ऐसा ही करिए ना। आप सभी क्यों पड़े हुए हैं चक्कर में कि हमको 200, 250, 300 सवाल प्रैक्टिस करना है? 3 साल से तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो। आप उसको करो ना जो आपसे नहीं हो रहा है। आप उसको काहे कर रहे हो बार बार जो आप उसको कई बार कर चुके हो? रिवीजन का मतलब वो नहीं होता है। तो स्मार्ट रिवीजन में क्या करना है? स्मार्ट रिवीजन में पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाइए हर एक चैप्टर का। फिर आप उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दीजिए। जो भी टेस्ट लगाने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है, चारों सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस टाइम को। और हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आप रोज कोशिश कीजिए कि हमको एक चैप्टर ख़त्म कर लेना है कंप्लीटली इस 50 दिन में। 50 चैप्टर तो पढ़ना है नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में 50 चैप्टर तो पढ़ना है नहीं। तो आप अपने हिसाब से एक आइडिया लगा लीजिए कि हमको ये चैप्टर 1 दिन में करना है, 1.5 दिन में करना है, 2 दिन में करना है। कैसे करना है? तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहले उसके थ्योरी को पढ़ना है, फिर उसके सवाल को देखना है। जो सवाल हमको लगेगा कि नहीं बनेगा उस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो अपने टीचर से मदद लेंगे। यही तो होता है स्मार्ट रिवीजन। अब स्मार्ट रिवीजन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम बुक लेके बैठ गए, चैप्टर खोल के बैठ गए, अब मन में आ रहा है अच्छा घोघो रानी कल उसके साथ घूम रही थी, हमको आज कॉल नहीं की, हमको मैसेज नहीं की, तब तो चला गया, बर्बाद है। ऐसे नहीं करना है। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए कि हमको संयमित होना है और हमको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। जिस दिन आपको आपका लक्ष्य दिख जाएगा ना, उस दिन आप नहीं भटकेंगे। तो बस नंबर बढ़ाने का बस यही एक प्रॉपर तरीका है। सुबह आप टेस्ट लगाएंगे, आपको कमजोरी मालूम चलेगा, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, आप अपने कमजोरी को दूर करेंगे, स्मार्ट रिवीजन का तरीका अपनाएंगे। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम फंसेगा उस चैप्टर के लिए आप प्री तैयार रहेंगे, यानी कि प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे। और अगर आप ऐसा 20 से 21 दिन भी करते हैं तो 100% मैं कह सकता हूं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। और मेरे मित्र, इन सभी चीज़ को करने के लिए ना आपके पास बस एक चीज़ होना चाहिए, त्याग। और अगर त्याग नहीं है तो आपसे कुछ नहीं हो सकता है। और ये त्याग लाना होगा अगर आप ग्रुप डी में सफल होना चाहते हो। अगर नहीं होना चाहते हो तो फिर आप जैसे जी रहे हैं सर वैसे जी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से जी रहा है और आप भी जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस आपको बाद में पता चलेगा जब आपका परिवार बड़ा होगा और जब आपका समय ढल जाएगा, तब आप सोचेंगे कि अच्छा उस समय अगर हम थोड़ा सा सिंसियर हो गए होते, थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो हमारे लिए अच्छा हो गया होता। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिसकी आप लालसा रखते हैं।
साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अपने अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।